बुर्किना फासो ने अफ्रीका का सबसे कठोर कानून लागू कर दिया। दोस्तों, इस वक्त बुर्किना फासो से एक बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आई है और इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। बुर्किना फासो की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सरकार ने एक बार फिर मृत्युदंड को कानूनी व्यवस्था में वापस लाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं और बहुत से लोग सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका के सबसे कठिन संघर्षों में से एक से जूझ रहा देश है। सालों से यह देश सशस्त्र समूहों की हिंसा, ग्रामीण इलाकों में चरमराती सुरक्षा व्यवस्था, सप्लाई से कटे हुए कस्बों और सरकार पर लगातार बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। सरकार नियंत्रण वापस पाने की कोशिश में लगातार नई रणनीतियां अपना रही थी, संस्थानों में बदलाव कर रही थी और स्थिरता लाने के लिए सुधार लागू कर रही थी। लेकिन इसी हफ्ते देश ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरकार ने घोषणा की कि वह मृत्युदंड को फिर से लागू करने जा रही है। यह वही सजा है जिसे कुछ साल पहले समाप्त कर दिया गया था। यह सजा हर अपराध के लिए नहीं होगी, बल्कि सिर्फ उन अपराधों के लिए होगी जिन्हें राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया है, जैसे देश से गद्दारी करना, सशस्त्र नेटवर्क की मदद करना या संवेदनशील राष्ट्रीय जानकारी लीक करना। इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। समर्थकों का कहना है कि यह कदम बहुत पहले उठा लिया जाना चाहिए था, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह फैसला बेहद खतरनाक है। हर कोई यही जानना चाहता है कि अभी ही ऐसा क्यों किया गया। सिस्टम के भीतर ऐसा क्या हुआ जिसने सरकार को धरती की सबसे कठोर सजा को फिर से लागू करने पर मजबूर कर दिया। पिछले कई महीनों से बुर्किना फासो एक अजीब सी खामोशी से गुजर रहा था। लोग वर्षों की अस्थिरता से थक चुके थे। उत्तर के कई कस्बों में खाने की भारी किल्लत थी। जो सड़कें कभी गांवों को जोड़ती थीं, वे अब खतरनाक रास्ते बन चुकी थीं, जहां काफिले बेहद सावधानी से चलते थे। हर नागरिक एक ऐसे देश का बोझ महसूस कर रहा था जो खुद को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी माहौल में एक शाम अचानक आई घोषणा ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। यह फैसला मंत्रिपरिषद की बैठक से निकला था। ऐसी बैठकें आमतौर पर बजट, सुधार या प्रशासनिक बदलावों तक सीमित रहती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ कहीं ज्यादा भारी घोषित किया। मृत्युदंड को बहाल करने का विधेयक। यह सजा आम अपराधों के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ उन अपराधों के लिए थी जिन्हें सरकार ने राज्य को नष्ट करने वाले अपराध कहा। देश से विश्वासघात, सशस्त्र समूहों की मदद और ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करना जिससे सैनिकों और आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। झटका सिर्फ सजा की वजह से नहीं था। बुर्किना फासो पहले ही मृत्युदंड को खत्म कर चुका था और उन अफ्रीकी देशों में शामिल हो गया था जो अधिक मानवीय न्याय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे थे। इसे वापस लाना जैसे सालों की प्रगति को उलट देना था। हालांकि सरकार का कहना था कि यह पीछे जाना नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात से पैदा हुई मजबूरी है। घोषणा के कुछ ही मिनटों में मोबाइल फोन बजने लगे, रेडियो चैनलों पर खबर दोहराई जाने लगी। सोशल मीडिया सवालों, हैरानी, गुस्से, समर्थन और डर से भर गया। कुछ लोगों को राहत महसूस हुई। उनका मानना था कि अब देश उन लोगों के खिलाफ सख्ती करेगा जो अंदर से सब कुछ बर्बाद कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के मन में डर बैठ गया। उन्हें लगा कि जिस सरकार के पास पहले से ही राजनीतिक जगह पर मजबूत पकड़ है, अब उसके हाथ में सबसे खतरनाक हथियार आ गया है। सबसे अजीब बात यह थी कि सरकार ने जो नहीं कहा, कोई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई विस्तृत वजह नहीं बताई गई, किसी हालिया घटना का जिक्र नहीं किया गया जिसने इस फैसले को जन्म दिया हो। बस एक छोटा, सख्त और बेहद सोच समझ कर दिया गया ऐलान। यही खामोशी सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली थी, क्योंकि जब कोई सरकार दुनिया की सबसे कठोर सजा को दोबारा लागू करती है तो लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छिपा है। और फिर अटकलें शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि किसी बड़े घुसपैठ के मामले का पर्दाफाश हुआ है। कुछ ने दावा किया कि हाल ही में सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक हुई है। कुछ को शक था कि विदेशी दखलंदाजी जनता को बताए गए स्तर से कहीं ज्यादा गहरी है। और बहुत से लोग डर गए कि शायद कोई छिपा हुआ संकट उस हद तक पहुंच चुका है जहां सामान्य कानून अब काम नहीं कर रहे। मानवाधिकार संगठनों ने कुछ ही घंटों में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस कदम को चिंताजनक, अनावश्यक और एक खतरनाक पीछे की ओर कदम बताया, खासतौर पर ऐसे देश में जहां मीडिया की आज़ादी पहले ही सिमट रही है। लेकिन बुर्किना फासो के भीतर यह आलोचना उस भावना को खत्म नहीं कर पाई कि सतह के नीचे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है।
इतना गंभीर फैसला सिर्फ राजनीतिक दबाव से नहीं लिया जाता। यह उस खतरे से जन्म लेता है जिसे सरकार सीधे राज्य के अस्तित्व से जुड़ा मानती है। और यहीं से वह सवाल उठता है जिसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने बुर्किना फासो के नेताओं को उस सज्जा को वापस लाने पर मजबूर कर दिया जिसे वे खुद कभी अनावश्यक मान चुके थे। यह कोई एक घटना नहीं थी, यह एक पैटर्न था। एक ऐसा पैटर्न जिसने धीरे धीरे यह दिखाया कि असली खतरा उत्तर में लड़ रहे सशस्त्र समूह नहीं थे, नहीं सिर्फ विदेशी एजेंट, बल्कि वे लोग थे जो अंदर से समुदायों में, संस्थानों में और यहां तक कि प्रशासनिक ढांचे के भीतर चुपचाप दुश्मन नेटवर्क को जानकारी पहुंचा रहे थे। पिछले 1 साल के दौरान सुरक्षा बलों ने एक परेशान करने वाला पैटर्न नोटिस करना शुरू किया। कुछ हमले असामान्य रूप से बेहद सटीक तरीके से किए जा रहे थे। सैन्य काफिलों पर ठीक उसी पल हमला होता था जब वे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते थे। जिन कस्बों को गुप्त शरण स्थल माना जा रहा था, वहां मदद पहुंचने से पहले ही घात लगाकर हमला कर दिया जाता था। यहां तक कि साहेल क्षेत्र के अंदर गहराई में छिपी दूरदराज की सैन्य चौकियों तक पर ऐसे कोणों से पहुंच बनाई जा रही थी जिनके बारे में सिर्फ अंदर की जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही जान सकता था। जांचकर्ताओं को सच्चाई समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अंदर से कोई संवेदनशील जानकारी बाहर पहुंचा रहा था। यह न तो एक बार हुआ, न ही कभी कभार, यह बार बार हो रहा था और इसके परिणाम विनाशकारी थे। हर लीक, हर गुप्त सूचना, हर वह रहस्य जो चुपचाप गलत हाथों तक पहुंचा, जमीन पर असली नुकसान लेकर आया। सैनिक घात में फंसे, मानवीय सहायता के काफिले रोके गए, पूरे के पूरे समुदायों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। देश सिर्फ हथियारबंद समूहों से नहीं लड़ रहा था, वह भीतर से हो रहे विश्वासघात से भी जूझ रहा था। लेकिन अधिकारियों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं थी कि अंदरूनी लोग मौजूद हैं। युद्धग्रस्त देशों में ऐसा अक्सर होता है। असली डर यह था कि यह गतिविधि कितनी गहराई तक और कितनी संगठित हो चुकी थी। कुछ सूचनाएं प्रशासनिक दफ्तरों के पास काम करने वाले लोगों से आ रही थीं, कुछ ऐसे व्यक्तियों से जो खुद को पीड़ित बताकर मदद मांगते थे, और कुछ स्थानीय लोगों से जो सैनिकों का भरोसा जीतकर उसी भरोसे का दुरुपयोग करते थे। सरकार को एहसास हुआ कि खतरा अब सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा था, वह रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में घुल चुका था। यहीं पर असली मोड़ आया। साधारण सज्जाएं, जेल, जुर्माना, हिरासत अब असरदार नहीं रहीं। अंदरूनी लोग मानने लगे थे कि राज्य इतना दबाव में है कि वह उन्हें पकड़ ही नहीं पाएगा। सजा का डर खत्म हो चुका था, और जब तक यह स्थिति बनी रहती, विश्वासघात की यह श्रृंखला चलती रहती। इसके बाद नेतृत्व ने यह अध्ययन शुरू किया कि गंभीर आंतरिक तोड़फोड़ से निपटने के लिए दूसरे देशों ने क्या किया। उन्हें एक पैटर्न दिखाई दिया। जब कोई राष्ट्र गहरे संकट में होता है तो कभी कभी वह असाधारण कदम उठाता है ताकि अंदर से राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वालों को रोका जा सके। बुर्किना फासो ने खुद को उसी आईने में देखा। एक ऐसा देश जो अत्यधिक दबाव में है, जो सिर्फ हथियारबंद समूहों से ही नहीं बल्कि उन्हें दिशा देने वाले अदृश्य हाथों से भी लड़ रहा है। इसी कारण सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्युदंड को बहाल करना सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक संदेश था। यह उन छिपे हुए लोगों तक पहुंचाने के लिए था जो मान बैठे थे कि राज्य उन्हें सजा देने में बहुत कमजोर है। लेकिन आलोचकों का तर्क कुछ और है। अगर सरकार के पास अब सबसे कठोर सजा देने की शक्ति है, तो क्या गारंटी है कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ नहीं करेगी जो सिर्फ सरकार की आलोचना करते हैं या उसकी जांच करते हैं? क्या अंदरूनी गद्दारों के लिए बना कानून आगे चलकर उन आवाजों को भी निशाना बना सकता है जो किसी भी तरह का खतरा नहीं है? यही वह डर है जो इस घोषणा के साथ ही फैल गया, क्योंकि कानून एक बार बन जाने के बाद शायद ही कभी अपने मूल उद्देश्य तक सीमित रहते हैं। वे बदलते हैं, वे फैलते हैं, वे राजनीतिक हवाओं के अनुसार ढलते हैं। बुर्किना फासो में हाल की घटनाएं पहले ही दिखा चुकी हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल असहज सवालों को दबाने के लिए कितनी आसानी से किया जा सकता है। इसी साल 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों को ऐसे कार्यक्रम दिखाने के बाद निलंबित कर दिया गया जो सरकार के लिए शर्मनाक थे। कुछ महीने पहले 3 पत्रकारों को उन जांच रिपोर्टों के कारण हिरासत में लिया गया जिन्हें अधिकारियों ने अस्थिरता फैलाने वाला बताया। निष्पक्ष सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए बनी स्वतंत्र चुनाव आयोग को भंग कर दिया गया और नागरिक शासन बहाल करने के लिए वादा किए गए चुनावों को अनिश्चित भविष्य के लिए टाल दिया गया। जब इन घटनाओं को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखा जाता है तो एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है।
राज्य जानकारी और सार्वजनिक विमर्श पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। समर्थकों का कहना है कि यह जरूरी है। आलोचक कहते हैं कि यह खतरनाक है। लेकिन दोनों पक्ष एक बात पर सहमत हैं, माहौल बदल रहा है। इसी वजह से मानवाधिकार संगठनों ने मृत्युदंड विधेयक पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी। इसलिए नहीं कि वे अंदरूनी विश्वासघात के अस्तित्व से इनकार करते हैं, इसलिए नहीं कि वे साहिल संकट के दबाव को नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा है कि राजनीतिक स्पेस कितनी तेजी से सिमट रहा है। जब स्वतंत्रता घटती है तो गलती की गुंजाइश डरावनी हो जाती है। जरा सोचिए, ऐसे माहौल में एक खोजी पत्रकार होना कैसा होगा। आप किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा संसाधनों के दुरुपयोग के सबूत उजागर करते हैं, आप रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं और अचानक आपकी रिपोर्ट को राज्य संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया जाता है। एक ऐसा वाक्यांश जो पहले ही कई सरकारी चेतावनियों में इस्तेमाल हो चुका है।